हाय गाइस, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है राइट टू ब्राइट। और आज मैं आपको स्टैटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रुपिंग मेथड से मोड को सॉल्व करना, यानी समूहन विधि के द्वारा बहुलक का निर्धारण कैसे होता है, उस टॉपिक को समझाने वाला हूं। और इतना ईजीली समझाने वाला हूं कि आप कभी भूलेंगे नहीं उसको। तो हम स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, समूहन विधि से बहुलक का निर्धारण करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमारे सामने क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है ये, इसमें कॉलर की माप दी गई है 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी दे रखी है साथ में। फ्रीक्वेंसी पे अब जब गौर करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें कुछ और मेथड की आवश्यकता है, जैसे 2, 9, 3, 4, 8, 7, 8 और 5। ये इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी में आप क्या देख रहे हो। वैसे जनरली जब हम बहुलक याद करते हैं, मोड याद करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है किसकी आ रही है। अगर हम वैसे ही देख लें तो हम इस यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो कॉलर की माप 31 दे रखी है उसकी फ्रीक्वेंसी 9 आ रही है, यानी इसमें बहुलक क्या होना चाहिए, इसमें बहुलक होना चाहिए 31। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो अनियमित है। जैसे 9 भी आ गई, फिर 8 आ गई, फिर 8 आ गई। तो यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते और कंफर्म नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमको संशय हो जाता है कि ये 31 बहुलक नहीं हो सकता, कुछ और बहुलक हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में, चाहे वो वर्गांतराल वाली हो, चाहे ये डायरेक्ट आपको इस प्रकार के चर दिए हुए हो, अब आपको जब भी इस प्रकार की अनियमित आवृत्तियाँ मिलती है तो हमें समूहन विधि, जिसको ग्रुपिंग मेथड भी कहते हैं, ग्रुपिंग मेथड कह दो आप इंग्लिश में, समूहन विधि कह दो हिंदी में, तो इसके द्वारा बहुलक को हमें डिराइव करना होता है, निर्धारण करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। क्या करना होता है उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिया हुआ क्या होगा, इसमें एक कॉलम तो ये दिया होगा और एक कॉलम या आवृत्ति का दिया होगा। बाकी के कॉलम्स हमको बनाने होते हैं। तो सबसे पहले तो आप तय कर लो। इसमें देखिए, ये फर्स्ट आवृत्ति का कॉलम ये ऑलरेडी मिलेगा। उसके बाद में आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये कॉलम तो आपको बनाने हैं। और लास्ट में एक कॉलम और बनाना है जिसके अंदर आपको लिखना है अधिकतम आवृत्तियों की संख्या और विश्लेषण सारणी। समझ में आया आपको। ये हम मिलान चिन्ह के लिए करते हैं। लास्ट वाला जो कॉलम होता है ये भी आपको धीरे समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले हमको जो सेकंड नंबर का कॉलम है इसमें 2-2 के जोड़े बनाने हैं, 2-2 के पेयर बनाने हैं। देखो मैंने बना रखे हैं 2 और 9 का पेयर, फिर 3 और 4 का पेयर, 8 और 7 का पेयर और 8 और 5 का पेयर। इस तरह लिखा हुआ भी है मैंने, 2-2 के पेयर बना रखे हैं। इसमें हमको क्या करना होता है, फर्स्ट वाला जो लाइन है वो छोड़ करके फिर 2-2 के कॉलम बनाने हैं। इसमें क्या करना है, इसको हमको 3-3 के कॉलम बनाने हैं। इसमें हमको एक छोड़ करके फिर 3-3 के कॉलम बनाने हैं और लास्ट वाले में भी 3-3 कॉलम। यानी करना क्या है, हमको बेसिकली 2-2 के 2 जोड़े 2 कॉलम तो हमारे को क्या होंगे, 2 कॉलम जो होंगे उनमें हम 2-2 के पेयर देंगे। पहली बात याद रखने वाली बात क्या है कि शुरुआत के जो 2 कॉलम होंगे उसमें हम 2-2 के पेयर बनाएंगे और फिर आखिर के जो 3 कॉलम है उसमें हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। समझ में आया आपको। ये पेयर बनाने कैसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 2-2 के पेयर बनाने। जैसे बना लो, 2 और 9 कितने होते हैं, 11, 3 और 4 कितने होंगे, 7, 8 और 7 कितने होंगे, 15, 8 और 5, 13। समझ में आएगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 11, 7, 15 और 13 आ गया। थर्ड कॉलम में, तीसरे कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, जो पहली रो थी, पहली पंक्ति थी, उसमें डैश लगा दिया। इसको छोड़ना हमको, इसको शामिल नहीं करना। इसके बाद में अगले दोनों जो देखो, 2 को छोड़ने के बाद 9 और 3 12 है, इसमें आ गए। उसके बाद 4 और 8 12 इसमें आ गए। 7 और 8 15 इसमें आ गए। लास्ट में 5 अकेला रह गया, 5 अकेला, डैश लगा दो। यहाँ तक क्लियर है। 2-2 के जो हमको कॉलम बनाने थे, 2-2 के जो पेयर बनाने थे, वो वाला यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। चौथे कॉलम में हम क्या करेंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे। किसके बनाएंगे, 3-3 के पेयर, यानी 2, 9 और 3 कितने बन गए, 9, 2 और 9 11 और 3 14 है, आ गए इसमें। 2 और 9 11 और 3 14 इसमें आ गए। उसके बाद देखिए 4,
8 और 7 कितने होते हैं? 19 होते हैं। 8 4 12 7 19। बच जाते कितनी? 2 संख्याएं। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, छोड़ दो। इनके कॉलम के आगे हमने क्या लगा दिया? डैश। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बढ़ते हैं पाँचवें कॉलम की तरफ। पाँचवें कॉलम में पहली वाली पंक्ति में क्या करना है? डैश लगाना है। यानी कि पहली वाली संख्या 2 को क्या करना है? हमको लीव कर देना, छोड़ देना है। उसके बाद हम 3 3 के जोड़े बनाने हैं। देखो 9 और 3 12 और 4 16। 16 लिख दिए मैंने यहाँ पे। 1 2 और 3 पंक्तियों का योग है। उसके बाद में 8 और 7 15, 15 और 8 23। 23 लिख दिया मैंने। 1 2 और तीनों कॉलम का टोटल हो गया इसमें। लास्ट में 5 ये रह जाता है, इसमें आप डैश लगा लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। छठा और आखिरी कॉलम है इसका, जो कैलकुलेशन वाला है, वो इसमें हमको 1 और 2 पंक्तियाँ छोड़नी है। उसके बाद में फिर से हमें 3 3 के ही टोटल करने हैं। तो देखिए 3 और 4 7 और 8 15 है। क्लियर है? उसके बाद 7 और 15 और 15 और 5 20। क्या समझा आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये आवर्तियाँ दी होगी। दूसरे कॉलम में जहाँ से हमारा कार्य स्टार्ट होता है वो क्या है? हमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं, 2 2 के पेयर बनाने हैं। 9 और 2 11, 4 और 3 7, 8 और 7 15 और 8 और 5 13। नेक्स्ट कॉलम में भी हमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं, 2 2 के पेयर बनाने, लेकिन करना क्या है? पहली पंक्ति को छोड़ना है। यानी पहली जो संख्या 2 को छोड़ दिया, बाकी 2 2 के पेयर बना लिए। और लास्ट में अगर एक संख्या बच जाती है उसके आगे भी हमने डैश लगा दिया। चौथे कॉलम में क्या करना है? 3 3 के पेयर बनाने हैं। पाँचवें में भी 3 3 के पेयर बनाने, और छठे में भी 3 3 के पेयर बनाने हैं। बनाने कैसे हैं? शुरू में तो बिल्कुल पहले ही नंबर से 3, फिर 3 के जोड़े, आखिर में 2 संख्याएं बच जाती है, डैश लगा दो। फिर पाँचवें में पहली संख्या को छोड़ा और 3 3 के जोड़े बनाए, 16 और 23 संख्या आ गई। फिर छठे में शुरू की 2 संख्याएं छोड़ी, फिर 3 3 के पेयर बनाने। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि जो हाईएस्ट आवृत्ति कौन सी है। सारे कॉलम से हमको सबसे पहले छांटना है कि हाईएस्ट जो आवृत्ति है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। पहले कॉलम में चलते हैं तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है। क्लियर है? देखो 2 9 3 4 8 7 सब में से सबसे हाईएस्ट कौन सी है? 9। इसमें हम देखते हैं तो क्या सबसे हाईएस्ट 15 है। इसमें हम देखते हैं तो 15 है। इसमें हम देखें 19 है। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको अब तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हमें बनाने हैं मिलान चिन्ह, लास्ट वाला। और यह जो कॉलम है इससे ही पता लगेगा कि हमारा बहुलक क्या आने वाला है। ओके, सबसे पहले वाले कॉलम में चलते हैं। पहले वाली पंक्ति में हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है क्या किसी पंक्ति में, किसी कॉलम में कहीं टच कर रही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसमें न तो 9 शामिल है, न इसमें 15 शामिल है, न इसमें 15 शामिल है, न इसमें 19 शामिल है। यानी पहली वाली पंक्ति है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 0 है। अभी आप दोबारा देखेंगे और समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी वाली जो पंक्ति है इसमें चलते हैं हम, जिसकी कॉलम आप 31 है। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 एक आ रही है, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 14, इसमें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी केवल 9 आ रही है। तो इसमें कितनी बार आ रही है? एक बार। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरी पंक्ति में। देखो कोई नहीं आ रही है इसमें, 0। अब हम चलते हैं चौथी पंक्ति में। देखो इसमें भी कोई भी नहीं आ रही है। दोबारा से गौर करें हम। देखो बड़े ध्यान से देखना होता है इसको। यहाँ से चलते हैं, ये 20 इसमें नहीं है, इसमें 23 रह के नीचे 19 ये वाला आता है। देखो ये जो 19 है इसको ध्यान दें कि 1 2 3 तीनों पंक्तियों में कैलकुलेट होगी है, क्योंकि तीनों पंक्तियों का टोटल है ये। तो ये 19 है, तो इस पंक्ति में भी शामिल होगा, इसमें भी शामिल होगा और इसमें भी शामिल होगा। ठीक है। तो एक हो गया यहाँ पे। उसके बाद और आगे चलते हैं अपन, ऐसे लेके आ रहे हैं। एक बार शामिल हो गया, इसमें क्या आएगा? 1। उसके बाद में फिर अगले पंक्ति को देखते हैं हम, 34 वाले कॉलम आप में। यहाँ पर 15 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, एक बार शामिल होता है तो 1, फिर 19 शामिल है तो 2, फिर 23 शामिल है तो मतलब 3। यहाँ पर कितना आएगा? 3। और उसके बाद में हम चलते हैं 35वें जो कॉलम आप उसकी तरफ। 15 एक बार शामिल हो रहा है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। सबसे ज़्यादा इसमें
अभी तक तो। उसके बाद 36वें कॉलम आप में चलते हैं। देखो 15 इसमें शामिल नहीं है, ये वाला 15 शामिल है। एक बार एक, इसमें कुछ नहीं, 2 और 3, इसमें आएगा 3। फिर इसमें एक बार। फिर विद्यार्थियों जो ये लास्ट वाला मिलान चिन्ह है, यहाँ पर विद्यार्थियों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, एकदम से उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया, कैसे कहाँ से आ गए। तो एक बार फिर से आप इसको दोबारा देखेंगे, आपको समझ में आएगा निश्चित रूप से। और मैं बता दूं आपको, इसमें सब ये सारे बनाने के बाद में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को नोटिस करना होता है, उसके ऊपर अपन अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। और फिर हमें देखना होता है कि ये किस रो के अंदर कितनी बार आ रहा है। जैसे पहली लाइन के अंदर कोई भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही थी, 30 वाली जो लाइन थी इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट नहीं आ रही। दूसरी में 9 आ रही है, अपन ने एक बार लिखा। तीसरी रो के अंदर कोई भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी शामिल नहीं, 0 लिख दिया। चौथी में हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 19 शामिल है, एक बार एक आ गया। फिर इस लाइन में हम देखते हैं 15 शामिल है, 19 शामिल है, 23 शामिल है, यानी 3 बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 3 बार हमने लिख दिया। उसके बाद में इसमें देख रहे हैं हम 35 वाले में, तो 15 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक बार शामिल है, ये 15 2 बार हो गया, फिर 3 बार, फिर 4 बार और फिर 5 बार, इस प्रकार 5 आ गई। और जो यहाँ पर अधिकतम आवृत्ति की संख्या आएगी विचलन सारणी में हम देखेंगे, और उसके जस्ट सामने वाला जो चर हमको होगा, जैसे इसमें आ गया लास्ट हाईएस्ट क्या आ गया 5, और इसके सामने हमें चलना है, बिल्कुल स्ट्रेट में चलते चलना है, बिल्कुल क्या आ रहा है 35। और इसलिए इसका बहुलक क्या हो गया, बहुलक को आप पता है जेड से शो करते हैं, किससे, जेड से, और इसमें बहुलक कितना आ गया 35। इस प्रकार से जो समूहन विधि के द्वारा बहुलक को ज्ञात करते हैं, बहुत इजी है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं पर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं आपके लिए दोबारा उसका वीडियो बना करके उसके आंसर्स आपको दूंगा। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू गाइज़।